हेलो बच्चों, मैं पवन सर आज आप लोग के लिए लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5 लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज पार्ट 5 में रेस्पिरेशन श्वसन में बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि बाह्य श्वसन कैसे होता है और बाह्य श्वसन में कौन कौन सा अंग का प्रयोग हम करते हैं जिससे श्वसन क्रिया पूरा तैयार होता है, चाहे पूरा क्रिया पूर्ण होती है। तो बताया था कि श्वसन क्रिया विधि एक आंतरिक भी होती है, बाह्य होती है। तो आंतरिक के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में सबसे पहले होता है श्वासोच्छ्वास, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि शुद्ध हवा को फेफड़े के अंदर ले जाना, फेफड़े से पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाना और वहां से अशुद्ध हवा को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड हवा को फिर लाकर फेफड़े से बाहर निकाल देना, ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। अर्थात नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया है। सांस लेना छोड़ना किसी क्रिया है, श्वासोच्छ्वास की। ये भी आता है बाह्य क्रिया में। तो आज हम लोग बाह्य श्वसन क्रिया में, श्वासोच्छ्वास क्रिया में, बाह्य श्वसन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग है और यह क्रिया कैसे कैसे पूर्ण होती है। तो सबसे पहले इस चित्र को देखिए, यह एक मानव का हम फिगर बनाए हुए हैं जिसमें श्वसन अंग, सारे श्वसन अंग को दर्शाए हैं। बाह्य क्रिया में होने वाले जितने श्वसन अंग है सबको दर्शाए हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने देखा नासा गुहा, क्योंकि सांस हम कहां से लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो सबसे पहले नासा गुहा से नाक में हम हवा ले जाते हैं और नाक के अंदर जब हवा जाता है तो उसके बाद आता है यहाँ पे नासा गुहा में। नासा गुहा से होते कहाँ आएगा हमारा यहाँ पे ग्रसनी में। कहाँ आएगा, ग्रसनी में। और ग्रसनी के पास कंठ होता है। क्या होता है यहाँ पे, ग्रसनी के बाद हम कर सकते हैं यहाँ पर घाटी होती है। वहां घाटी दो भागों में बढ़ जाती है। वहां पे घाटी से यहाँ पर जब देखिए यहाँ से ये हमारा आया है, क्या है, जो मुख से नली आई ये भी आई है और यहाँ से नाक वाला नली, दोनों यहाँ आकर मिले हुए हैं। तो दोनों नली यहाँ पे आकर मिले हुए, कहीं भी हमारा घाटी होता है। क्या होता है, ये जो घाटी दिख रहा है यहाँ पर। अब यह घाटी का काम क्या होता है, जब हम सांस लेंगे तो वह घाटी खाना वाली नली को बंद कर देगी और जब हम खाना खाएंगे तो सांस वाली नली पे उसको बंद कर देगी, ताकि श्वास नाल में खाना न जाए, भोजन न जाए। और भोजन वाले में हवा तो हम खींच लेते हैं, भोजन वाले में ये न जाए। तो ये हमने ये देखा कि श्वास नासा गुहा, सबसे पहला अंग क्या हमारा नासा गुहा है, फिर ग्रसनी है, कंठ है, श्वासनाल है, फुफ्फुस है, डायफ्राम है। इसके बारे में सबके बारे में पढ़ना है। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम नासा गुहा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो नासा गुहा से जब हम सांस लेते हैं तो यह नॉर्मल हमारे नाक में जाती है। तो यहाँ पर जब यह सांस हमारे नाक में जाती है तो नासा गुहा के भीतर भी कई कह सकते हैं अवयव है जो हवा को शुद्ध करती है, जैसे हमारे नाक के बाल। तो सबसे पहले हमारे नाक के जो बाल होते हैं वह क्या करते हैं, उस हवा को क्या करते हैं, उस हवा में आए धूल कण और कीटाणुओं को वह बाल रोकने में मदद करते हैं। उस बाल को रोकते हैं, हवा में आए धूल के कण, कुछ कीटाणुओं को नाक के बाल क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, रास्ते में रोकते हैं ताकि शुद्ध हवा हमारे फेफड़े में जाए। और अगर बाल न रोक पाए, बाल से भी रुकने के बाद भी कुछ छोटे कण जो चले जाते हैं तो हमारे नाक में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम श्लेष्म ग्रंथि या श्लेष्म झिल्ली कहते हैं। वह ग्रंथि जो होती है यहाँ पर श्लेष्म पदार्थ छोड़ती है। क्या छोड़ती है, श्लेष्म पदार्थ छोड़ती है, जिसके बारे में आप लोग परिचित होंगे सर्दी होने पे। तो श्लेष्म पदार्थ छोड़ती है। उस श्लेष्म पदार्थ का काम क्या होता है, वह श्लेष्म पदार्थ बाहर से आने वाले सभी धूल कणों को, कीटाणुओं को क्या करती है, वहां पे चिपका लेती है और उन्हें अंदर जाने से रोकती है। अर्थात हमने देखा कि नाक में हवा जब प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे दो फंक्शन है, इसके दो कार्य। पहला कार्य जो छोटे छोटे बाल हैं, रोम है, धूल कणों को रोकना। धूल कण न रोक पाए तो एक श्लेष्म पदार्थ है जिसका काम होता है कि जब यह हवा जाएगी तो उस श्लेष्म पदार्थ पे टकराएगी और टकराने से सारे धूल कण उस श्लेष्म पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाएंगे। बाद में चिपचिपा पदार्थ नाक के द्वारा निकाल दिया जाता है और हमारे फेफड़े में शुद्ध हवा जाती है। तो हमने ये देख लिया कि इसीलिए हमें सर्दी, चाहे छोटे बच्चे देखते हैं कि छोटे बच्चों के नाक में बाल कम होता है, इसलिए। और छोटे बच्चे जब गंदगी में, धूल कण में घूमते हैं, खेलते हैं तो उनके नाक में ज्यादा गंदगी जाती है, जिसके कारण उनका श्लेष्म पदार्थ अधिक मात्रा में स्राव होता है एज टू कंपेरिजन अडल्ट लोगों में। तो अडल्ट लोगों में नाक विकसित हो जाता है, नाक में बाल विकसित हो जाता है और उनमें आसानी से शुद्ध हवा जाता है। तो हमने देखा नाक का फंक्शन सुन लिया। साथ ही साथ
जो ग्रंथि होती है वहां पे नाक के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसका एक और काम होता है, बाहर से अगर हवा गर्म आ रही है तो उन्हें थोड़ा ठंडा करना, हमारे बॉडी के अनुरूप उसे ठंडा करना, और ठंडी हवा आएगी तो बॉडी के रूप से क्या करना, गर्म करना। साथ ये भी नाक का फंक्शन है। तो हमने नाक के बारे में 3 फंक्शन पढ़ा। नाक से जब हवा बाहर से जब अंदर जाती है तो पहला बाल धूलकणों को रोकेगा, श्लेष्म में जो ग्रंथि होगी श्लेष्म पदार्थ छोड़ेगा जो धूलकणों को चिपकाएगा, और तीसरा हवा को ठंड से गर्म और गर्म से ठंड करेगा हमारे शरीर के अनुरूप। अब हमारा हवा कहाँ चला, अब हम हवा यहाँ से श्वास, अब देखिए अब हमारा हवा कहाँ है, यहाँ पर है, श्वास नाल से होता हुआ यहाँ पर घाटी के पास है। कहाँ आया, घाटी के पास। तो घाटी के पास जब हवा हमारा यहाँ पे ग्रास, यहाँ पे जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। घाटी एक तरह से ढक्कन की तरह होता है, जब हम सांस लेंगे तो यहाँ पे ग्रसनी में जब हम यहाँ ये जब सांस लेंगे तो यहाँ से ढक्कन बंद हो जाएगा, हवा आ जाएगा, जब भोजन खाएंगे तो ढक्कन तो बंद हो जाएगा, यहाँ पर आराम से भोजन हमारा आ जाएगा। इसलिए आप लोग कभी कभी देखते हैं जब हम जल्दी जल्दी में खाते हैं, हंस देते हैं, तो कभी कभी या अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें छींक आ जाती है। देखते होंगे कि वो खाना हमारा कहाँ जाता है, नाक में। क्यों आती है, क्योंकि अगर गलती से हम खाना खाएं, ये ढक्कन अच्छे से नहीं अपना वर्क कर पाता है, हम हंसते हैं कोई काम करते हैं, तो जब ढक्कन अच्छे से वर्क नहीं करता है तो वह तुरंत जो भी भोजन के कण होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, श्वास नाल में, और श्वास नाल से अगर कोई भी कण फेफड़े में गया तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए जैसे ही जाता है तो यह प्रतिक्रिया होती है, तुरंत हमारे रीढ़ की हड्डी को मैसेज पहुंचता है कि ये जो फंक्शन है, अब श्वास नाल में कोई भी कण जा रहा है तो तुरंत वो प्रतिक्रिया के लिए हमें क्या दे देता है, छींक मारने के लिए हमारे बॉडी को संदेश मिलता है, जिससे तुरंत छींक आती है। और जब छींक आती है तो वह देखते होंगे कि वह कण जो श्वास नाल में गया होता है नाक के रास्ते बाहर आ जाता है। तो हमने देखा इसलिए खाना कभी भी खाना चाहिए तो बहुत हंसना नहीं चाहिए, खाना को आराम से खाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए छींक ना आए, वह कण हमारे फेफड़े में चला जाएगा तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हमें एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कंठ होता है। अब देखिए कंठ के बाद यहाँ पे घाटी होती है, और घाटी के बाद कंठ होता है। कंठ को हम स्वर यंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जो होते हैं कंठ ही से ही हमारे आवाज निकलते हैं। तो हमने देखा कि नासा गुहा के बाद घाटी के पास है, जहाँ पे क्या हमारा दोनों नदी मिली हुई है, वहाँ उसके बाद क्या आता है, हमारा कंठ आता है, जिसे हम वाक यंत्र भी बोलते हैं। तो उस कंठ में उपास्थि और हड्डियों के 4 प्लेटें होती हैं। जब हम बोलते हैं तो वो कंपन करते हैं, गले में कंपन होता है, कभी गला दाबिए देखिए नहीं आवाज निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो यह जो कंठ होता है स्वर यंत्र होता है, इसमें कंपन होता है, और वही जब वहाँ कंपन होगा तो कंपन की हवाएं बाहर निकलेंगी, फिर ये हवाएं कंपन करते हुए इस बाहर की हवा को कंपित करेंगी, और फिर ये कंपित करते करते हमारे कानों तक पहुंचेंगे और हम किसी भी आवाज को सुन लेते हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि ध्वनि जो कंपन से ही उत्पन्न होता है, और कंपन कहाँ होता है, हमारे कंठ में। जब कंठ में कंपन होगा तो कंठ की हवाएं कंपन करते हुए बाहर निकलेंगी मुख से, क्योंकि कभी मुख बंद करके आप बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि हवाओं को बाहर निकलना है। तो जैसे ही हम बोलते हैं, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो मेरे गले में कंपन हो रहा है, और उसी प्रकार का मुख कंपन करते हुए हवा बाहर आएगा, और फिर ये कंपित हवा बाहर के हवा के कण को कंपित कर देगा, फिर ये अपने अगली वाले कण को कंपित करेगा, इस प्रकार से वो कण अगली वाले कण को कंपित करेगा, और वही कंपन ऐसे गति करते करते कहाँ पहुंचेंगे, आप लोगों के कान तक पहुंचेंगे, और फिर वह कान में जाके कान के पर्दे पे उसी कंपित जिस कंपन से हम बोले हैं उसी कंपन से वह वहाँ पर हमारे कान की हड्डियों पे अपना वर्क करेंगे, जिसकी वजह से हमें एक मैसेज पहुंचेगा और हमारे दिमाग को हमें सुनाई देगा। तो हमने देखा कंठ के काम के बाद वह हवा आती है श्वास नाल में। कहाँ आती है हवा, श्वास नाल में आती है। और जब हवा श्वास नाल में आती है तो अब हवा श्वास नाल से कहाँ पहुंचेगी, फेफड़े में। तो आइए देखिए फेफड़े का एक हम थोड़ा सा अलग चित्र बनाते हैं कि यहाँ से ये जो श्वास नाल है या फिर 2 भागों में बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं प्रधान श्वसनिका है। ठीक है, अभी हमने कहा कि ये जो श्वास नाल आती है, फिर यह श्वास नाल 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, एक दाएं आती है और एक बाएं आती है। अब पूरा तो बढ़ने के बाद इसे हम बोलेंगे प्रधान श्वसनिका। क्या बोलेंगे, प्रधान श्वसनिका। अब ये श्वसनिका है, क्या है, श्वसनिका है।
पुनः ये और भागों में बढ़ जाती है। ऐसे ये शाखाएं बढ़ती जाती हैं, पुनः ये और भागों में बढ़ जाएंगी। तो हमने देखा कि हमें फिर बना रहे, फिर पुनः ये और भागों में बढ़ जाएंगी, फिर यहाँ पे जो बना ये पुनः और भागों में बढ़ जाएंगी, फिर ये और पुनः भागों में बढ़ जाएंगी, यह और पुनः भागों में बढ़ जाएंगी। हमने देखा कि यहाँ सिग्नली आ रही है, या फिर दो भागों में हुई, फिर वह दो भाग कई भागों में बढ़ती चली गई। यह जो दो भाग हैं यह कई भागों में क्या हो गए बाबू, बढ़ते चले गए। तो हम इसे बोलेंगे श्वसनिका। फिर ये प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, अर्थात हम बोल देंगे कि जो प्राथमिक श्वसनिका है, शाखा है, वह शाखा कई भागों में बढ़ती चली जाएगी, और जब कई भागों में बढ़ती चली जाएगी तो उसी को हम बोलेंगे श्वसनिका। क्या बोलेंगे? श्वसनिका। सबसे पहले क्या आता है? श्वासनाल आता है। श्वासनाल दो भागों में बढ़ता है, प्रधान श्वसनिका में, फिर वो प्रधान श्वसनिका कई श्वसनिकाओं में क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और लास्ट में यह श्वसनिका बढ़ते बढ़ते लास्ट में ऐसे गुब्बारे के समान वायुकोश में, गुब्बारे के समान वायुकोश में क्या होती हैं, पहुंच जाती हैं। अर्थात ये शाखाएं बढ़ते बढ़ते अंत में कहाँ चली जाती है, क्या बन जाती हैं? वायुकोश। क्या बन जाती हैं? वायुकोश बन जाती हैं। अब इन वायुकोशों में हमने क्या कहा कि वायुकोश बन जाती हैं, और अगर हम सांस लेते हैं तो ये हवाएं कहाँ पहुंचेंगी? वायुकोश में। अगर हम ऐसे सांस लेते हैं तो ये हवाएं कहाँ पहुंचेंगी? वायुकोश में। तो फिर से देख लीजिए, हमने कहा कि श्वासनाल के दो भाग, प्रधान श्वसनिका में, फिर वो श्वसनिका कई भागों में, फिर वो कई भागों में, फिर वो कई भागों में, और अंत में ये शाखाएं बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएंगी? वायुकोश में पहुंच जाएंगी। कहाँ पहुंच जाएंगी? तो वायुकोश में पहुंच जाएंगी। और जिसे वायुकोश हम कहते हैं, वायुकोश के साथ साथ हम इसे बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। अर्थात ये कूपिका में पहुंच जाएगी। अब ये कूपिका जो होती हैं यह बहुत पतली होती हैं, ये इतनी पतली झिल्लियों की बनी होती हैं, और कि ये लचीली भी होती हैं। यह सांस लेने पे फूल जाती हैं, इनका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि सारे हवा जैसे गुब्बारा को फूंक मारते हैं फूल जाता है, उसी प्रकार समझिए ये गुब्बारा है। मान सकते हैं हम ये क्या है? वायुकोश हमारा गुब्बारा है, और सारा हवा इसमें जाकर भर रहा है, और यह इतना पतला होता है, और इसमें ये बहुत पतला होता है और लचीला होता है, और इसमें रक्त की समझे वाहिकाएं होती हैं। इसके संपर्क में क्या होती है? रक्त की वाहिकाएं। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं, यह इस नलिका से होते हुए वायुकोश में जब सांस पहुंचता है, यह वायुकोश बहुत पतली होती हैं। तो जब इसमें हवा भरेगा तो ये और क्या होती हैं? और पतली हो जाती हैं, जिसके कारण इस परत के संपर्क में जितनी भी रक्त वाहिकाएं होती हैं, तो इसमें से इस वायुकोश में जैसे ही हवा पहुंचता है, इस वायुकोश से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? रक्त वाहिकाओं में। हमने कहा कि इस जो भी वायुकोश है, इस वायुकोश के संपर्क में क्या होती हैं? पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, अर्थात रक्त को ले जाने वाली नली होती हैं। तो जब हम सांस लेंगे, इसमें हवा जाएगा, इसका आयतन बढ़ेगा, तो ये इतनी पतली होती हैं कि इससे ऑक्सीजन निकल कहाँ पहुंच जाएगा? रक्त वाहिकाओं में, और रक्त वाहिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन इस वायुकोश से ही ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा और ले जाकर पूरे शरीर में पहुंचा देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने फिर से कहा, नासा गुहा से हम सांस लिए, अंदर आया, बाल की क्रिया समझे, ग्रंथि की क्रिया समझे, कंठ की क्रिया समझे, और उसके बाद हमारे श्वासनाल में, तो बोले श्वासनली कई भागों में बढ़ती चली जाती है, लास्ट में क्या होता है? कूपिका वायुकोश। और इतनी ये पतली होती है, लचीली होती है कि इसमें रक्त वाहिकाएं संपर्क में होती हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाती हैं, और इनसे ऑक्सीजन निकल कहाँ पहुंच जाता है? रक्त वाहिकाओं में। और रक्त वाहिकाओं में पहुंचने के बाद वह रक्त लेकर पूरे शरीर में क्या करता है? पहुंचा देता है, जिससे हमारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जितना हम बना है, ये फुफ्फुस ही बना है, ये फुफ्फुस तो फेफड़ा को ही हम बोलते हैं। ये हम जितना बना है, ये क्या है? ये हमारा वायुकोश कूपिका ही है, जो हम बना है वायुकोश कूपिका। हमारे दोनों फेफड़ों के अगर कूपिकाओं को अगर गिना जाए तो लगभग 30 करोड़ आएंगी। यानी हम सोचिए कितना है। हमारे दोनों फेफड़ों की कूपिकाओं को अगर गिना जाए तो लगभग कितनी कूपिकाएं बनेंगी? 30 करोड़ कूपिकाएं बनेंगी, जिसका संरचना हम आपको जूम करके दिखा देंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, हमने केवल आप लोगों को समझाया है, इस पर नोट्स नहीं बनवाया है। तो नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा। 2-3 दिन बाद मेरे सारे पूरे लाइव प्रोसेस का पीडीएफ लिंक में अपलोड करा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन लेक्चर को ध्यान से सीखिए और एक एक बातों को नोट करिए। हम जितना भी आप लोगों को बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के
बहुत इम्पोर्टेंट के साथ साथ यह आप लोगों की कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नोट कर लीजिए इसे। तो हम लोगों ने वाई कोष के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं डायाफ्राम का फंक्शन क्या है, डायाफ्राम के कार्य क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, डायाफ्राम को बताने से पहले थोड़ा सा हम फुफ्फुस अर्थात हमारा फेफड़ा के बारे में बताते। ये तो सारा अंग फेफड़ा का ही है, हम तो सारा ये पढ़े हैं, फेफड़े के अंदर की है। तो फेफड़ा की थोड़ा संरचना देख ले बाहर से। तो फेफड़ा एक कोमल अंग है, यह एक क्या है, कोमल अंग है। और यह जिस गुहा में होता है उसे बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस आवरण। क्या बोलते हैं, यह जिस आवरण में होता है, मतलब इस फेफड़ा के चारों तरफ एक अलग से झिल्ली लगी होती है, उसे बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस आवरण। और फिर उस आवरण और फेफड़े के बीच में तरल पदार्थ भरा होता है। जैसे सपोज करिए कि यह परत हो गई, यह क्या हो गई, एक झिल्ली हो गई जिसके अंदर ये, मान लीजिए मेरा हाथ फेफड़ा यह है। तो इस हाथ और फेफड़े के बीच में जो खाली जगह है, मान लीजिए कि इस हाथ और फेफड़े के बीच में तरल पदार्थ भरा, क्या भरा हुआ है, तरल पदार्थ। क्यों, तरल पदार्थ भरने से लाभ क्या है, और तो झिल्ली और तरल पदार्थ भरने से यही लाभ है कि अगर हमें चोट लगता है, अगर हम ऐसे पीटते भी हैं तो हमारे फेफड़े को चोट नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अगर हम तेजी से चोट लगता है तो पहले तो पसलियाँ रुकेंगी, अगर पसलियाँ के बाद भी अगर जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन झिल्ली पे टकराकर और जो बीच में तरल पदार्थ भरा होता है, उस तरल पदार्थ तक ही कंपन जाके रह जाता है, जिससे हमारा फेफड़ा को चोट नहीं पहुंचती है। अर्थात जो फेफड़े के चारों तरफ झिल्ली होता है उसे बोलते हैं फुफ्फुस आवरण, और जो उसमें द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं फुफ्फुस आवरण द्रव। ये दोनों का काम होता है, फेफड़ों क्या करना, इन दोनों काम होता है फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करना, जिससे फेफड़े को चोट न पहुंचे। क्योंकि फेफड़ा एक कोमल अंग है, फेफड़ा क्या है, कोमल अंग है। अब आते हैं फेफड़े को हम डायाफ्राम पे। तो डायाफ्राम क्या है, तो डायाफ्राम वक्ष एक ऐसी झिल्ली है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। वक्ष गुहा, यहाँ से जो हमारा ऊपर का भाग होता है उसे वक्ष गुहा बोलते हैं, और यहाँ जो नीचे का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उदर गुहा बोलते हैं। अर्थात यह डायाफ्राम है। अब इस डायाफ्राम के बाद ही हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होते हैं। तो उदर गुहा पेट की बात हो गई और वक्ष गुहा ऊपर की बात हो गई। तो डायाफ्राम क्या करता है, उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करता है। अब देखिए, अब हम इस क्रिया में नियोशोषण यानी जब सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़े में क्या वर्क होती है, समझ लिए डायाफ्राम का क्या वर्क होता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, जैसे ही सांस को हम अंदर लेते हैं तो यह डायाफ्राम नीचे की तरफ खसकता है। डायाफ्राम कहाँ आता है, नीचे की तरफ, और हमारा जो पसलियां हैं वो कहाँ आती है, ऊपर की तरफ। खुद महसूस करिए सांस लेके। तो ये डायाफ्राम कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और पसलियाँ आएंगी ऊपर की तरफ, यानी बीच में खाली स्थान बचा। और जब खाली स्थान बचेगा, यानी फेफड़े में जो खाली स्थान बचेगा, तो जब खाली स्थान बचेगा तो वहाँ पर आयतन बढ़ जाएगा और दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब आयतन बढ़ेगा और दाब कम होगा तो बाहर से ली गई हवा उस दाब को पूरा करने के लिए कहाँ पहुँच जाती है, फेफड़े में। कहाँ पहुँच जाती है, फेफड़े में। तो अब समझ में आ गया कि जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे आता है, पसलियां ऊपर जाती हैं, जिससे आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब दाब कम होता है उस दाब को पूरा करने के लिए बाहर से ली गई हवा कहाँ आसानी से पहुंच जाती है, आसानी से इस फेफड़े में पहुंच जाती हैं। और फेफड़े में पहुंचने के बाद क्या होता है, क्रिया पढ़ चुके हैं। और फिर पुनः जब हम सांस छोड़ने की बात आती है, जब सांस छोड़ने की बात आती है तब क्या होता है, तो हम देखते हैं जब सांस छोड़ने वाले होते हैं तो हमारा डायाफ्राम और पसलियां अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। डायाफ्राम और पसलियां सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, और जब सामान्य स्थिति में आएंगे तो आयतन फिर कम हो गया। जब आयतन कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, और जब दाब बढ़ होगा तो सांस कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम सांस ले रहे हैं तो आयतन बढ़ जा रहा है, जिसके कारण हवा कहाँ चली जा रही है, अंदर। और जब सांस छोड़ना होता है तो आयतन क्या हो रहा है, घट जा रहा है, क्योंकि फिर डायाफ्राम ऊपर और पसलियां नीचे, तो आयतन कम हुआ तो हवा कहाँ जाएगी, बाहर। खुद आप लोग देखेंगे, पेप्सी का बोतल ले लीजिए बड़ा सा, जब उसको दबाएंगे, जब आयतन कम करेंगे तो हवा बाहर आती है, और देखते जब उसको फुलाएंगे तो हवा अंदर जाती है। आप लोगों ने ऐसा किया होगा। ऐसा नहीं किया होगा तो कभी जैसे कभी मान लीजिए डिब्बे से शैम्पू अगर आप लोग निकाले होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि शैम्पू निकालते तो शैम्पू ज़्यादा निकल जाता है, तो मम्मी अगर रहेंगी पास में तो डांटेंगी या तो पीटेंगी, तो हम क्या करते हैं,
फिर क्या करते हैं, उसको दबाकर फिर शैम्पू को पास लाकर जब उसको फिर फुलाएंगे तो शैम्पू कहाँ चला जाएगा, अंदर, क्योंकि आयतन बढ़ा तो उस आयतन को पूरा करने के लिए बाहर से हवा, तो हवा के साथ शैम्पू अंदर चला जाता है। अब फिर जब दबाएंगे तो कहाँ जाएगा, बाहर। अब समझ में आ गया। उसी प्रकार से जब आयतन बढ़ता है तो सांस अंदर, आयतन कम होता है तो सांस बाहर। तो यानी ये श्वसन और बाह्य श्वसन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लिए। ये हमारा श्वासोच्छ्वास की क्रिया हो गई। अब इसके बाद की पूरी क्रिया जब रक्त ले जाकर कोशिकाओं में पहुंचा देता है, तो ये हम आप लोगों को पार्ट 4 में ही पढ़ा चुके हैं। आप लोगों का श्वसन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। तो हम लोगों ने सांस अंदर लाना नहीं है, श्वसन निःश्वसन और सांस को बाहर छोड़ना नहीं, श्वसन के बारे में पढ़ लिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में अंतर समझ लें। अंतर तो हम लोग देखें कि निःश्वसन में क्या होता है, सांस को, निःश्वसन में क्या होता है, सांस को अंदर लेना। तो सांस को अंदर लेना, शुद्ध हवा को अंदर लेना निःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ना निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब अंदर सांस लेना, निःश्वसन का मतलब बाहर सांस छोड़ना, जिसकी प्रक्रिया हम लोग पढ़ लिए। तो पहला तो ये होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हमने क्या बोला है कि जब निःश्वसन होता है तो आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ता है तो दाब क्या होती है, कम हो जाती है। और निःश्वसन में आयतन बढ़ जाता है, अपने सामान्य स्थिति में दाब बढ़ जाता है। तीसरा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो हवा शुष्क होती है। क्या होती है, हवा शुष्क होती है और हल्की ठंडी होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हवा नम होती है। क्या होती है, नम होती है, उसमें नमी आ जाती है, और नमी के साथ साथ वो गर्म होती है। चौथा अगर पॉइंट की हम बात करें तो उसमें अंतर क्या है, तो लिख दें। देखिए, इसमें शुद्ध हवा अंदर आती है, लिखता हूं, शुद्ध हवा अंदर आती है, इसमें अशुद्ध हवा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड हवा बाहर जाती है। कहाँ जाती है, बाहर जाती है। दूसरा अगर हम बोले तो इसमें आयतन क्या होता है, आयतन बोलिए, इसमें आयतन क्या होता है, तो आयतन बढ़ जाता है। इसमें आयतन क्या होता है, तो आयतन घट जाता है। अगर हम तीसरी बात करें तो दाब क्या होता है, जब आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, दाब कम होता है, और इसमें दाब बढ़ जाता है। हम चौथे पॉइंट की बात करें तो हमने बोला कि इसमें शुष्क हवा अंदर जाती है, शुष्क हवा और हल्की ठंडी हवा अंदर जाती है, और इसमें गरम व नम हवा बाहर आती है। नम हवा कहाँ आती है, बाहर आती है। अगर साथ ही इसके साथ हम बात करें तो जब हम सांस लेते हैं तो उस समय हमारे सांस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 0.04%। कितना होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब वही हम सांस छोड़ते हैं तो होता है 4.0% कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा कि जब हम सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, अधिक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर शुद्ध हवा अंदर जाती है, और ये अशुद्ध हवा भी रहेगा। अशुद्ध हवा बाहर जाती है और यहाँ पे शुद्ध हवा अंदर आती है। तो आप लोगों ने ये अंतर समझ लिया। बाकी हम पीडीएफ फाइल में अंतर को और डिफाइन करके लिखवा देंगे। आप लोगों का श्वसन में पार्ट 5 में श्वसन चैप्टर में जितनी भी जानकारी थी वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अनुसार। इसमें नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाई अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।